आजकल के दौर में चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी गाने हो, भोजपुरी का तो एक अलग ही लेवल है। लेवल अच्छा या बुरा अब वो आप बता दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या सिर्फ शायर को क्रिएटिविटी के नाम पर फुहरता ही बेची जा रही है या फिर अश्लीलता ही बची है? सवाल ये देखिए, ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल है और आज तो इतने लोगों के बीच में आपने मुझे घेरा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बात शायरों से क्यों पूछी जाती है? शायरों का क्या काम है? शायर खुद के लिए लिखता है? शायर ने कभी अपने लिए कुछ लिखा ही नहीं। शायर ने एक कहानीकार की कहानी के लिए लिखा, उस कहानी में जो एक किरदार है उसके लिए लिखा। अगर वो किरदार की लैंग्वेज ऐसी है, उसमें गीतकार से कहा गया, अब जैसे मैं कूली नंबर 1 लिख रहा था तो मुझे मालूम था कि गोविंदा का कैरेक्टर कूली का है। अब वहाँ अगर मैं लिख देता कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए बस एक सनम, और गोविंदा खड़ा होकर गाना गाता तो लोग क्या बोलते? तो सवाल गीतकार पे आरोप मत लगाओ। लेकिन समीर जी, अब ऐसे कौन से किरदार की ये डिमांड होगी या ऐसे कौन से किरदार के लिए वो ज़रूरत होगी कि वो गाना लिखा जाए जो अभी नोरा फतेही ने जिस पर डांस किया, जिसके बोल तो एकदम बी ग्रेड फिल्म से? इसका तो बेस्ट तरीका है, जिसने लिखा उसको पकड़िए, जिसके ऊपर शूट हुआ उसको बुलाइए, जिसने बनाया उसको बनाइए। वो जवाबदेही उनकी है, वो जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों लिखा, उसके पीछे कारण कौन था। लिखवाने वाला उन पे भारी था या वो अपनी वजह से खुद लिखे? समीर जी, लेकिन ये तो उस दौर में भी हो रहा था। आनंद बख्शी इतने बड़े गीतकार, उन्होंने लिखा चोली के पीछे क्या है, तो मगर उसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं है। आनंद बख्शी ने, जब मैंने उनके ऊपर जब आरोप लगाया गया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये लाइन लेके सुभाष जी आए थे, चोली के पीछे क्या है। तो बोले मैंने तो चोली को फिर भी दिल में छुपा लिया कि चोली में दिल है मेरा। अगर वो जो लिखवाना चाहते थे वो मैं लिख देता तो हिंदुस्तान में आग लग जाती। तो सवाल, शायर तो कहीं बच बचा के निकलना चाहता। उस गाने से ये डबल मीनिंग गानों का ट्रेंड नहीं चला? चला, बिल्कुल, उस लपेटे में मैं भी आया। नहीं, लेकिन डबल मीनिंग गानों की बात हो रही है तो मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए भैया, इसमें आपको वल्गर क्या लगता है? अभी आपने नोरा फतेह अली खान का गाना सुना और ये गाना सुना, वो दोनों गाना सुनने के बाद आपको लगेगा कि वल्गैरिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, वल्गैरिटी का कंपैरिजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसकी कहानी बता देता हूँ। मैं कई बार कई प्रोग्राम में मैंने बताया है, ये जो सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, ये गाना सचमुच मेरा लिखा हुआ नहीं था। ये हमारे यहाँ एक कौम होती थी नट लोग आते थे। हाँ। एक खास ओकेजन पे, तो वो रात को गांव के चौपाल में बैठ के गाती थी। तो उस ज़माने से मैंने ये फोक सुना था, तो मुझे लगा कि मेरे दादा, मेरे पिता, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के गाना सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो यार इसमें अगर वल्गैरिटी होती तो ये लोग ये गाना सुनते क्यों? अच्छा, फिर मैंने वो गाना उठा के डाल दिया वहाँ, क्योंकि डेविड धवन की डिमांड थी कि यार कुछ एक टिकलिस गाना मुझे दे दो, एक ऐसा गाना दे दो जिसमें थोड़ी छेड़छाड़ हो। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आज धुरंधर जैसी पिक्चर में खुली गाली दी जा रही है और ये बोल के कि किरदार की डिमांड है। लेकिन देखिए समीर जी, जब छेड़छाड़ की बात हुई तो आपने किरदार की डिमांड पर गाना लिख दिया, खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है। करेक्ट। तो जब आप लड़कियों को छेड़ते हमारे ज़माने में इसी तरह के जुमले कसते थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ये कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। और वो गाना जो है सन सन साए साए हो रही थी खेत में, हाँ, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या वल्गर है? ये कवि क्या कहना चाहता है? नहीं, वो क्या कहना चाहता है आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोच लीजिए। मैं बस इतना जाना हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, सन सन साए साए हो रही थी खेत में, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता। वो उस माहौल में, उस मौसम में जहाँ है, वहाँ जो हवा चल रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन ये गाने तो लिखे जा रहे थे ना, जोरा जोरी चने के खेत में। हाँ, डेफिनेटली।
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे कोई इस तरह के गाने लिखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आपको डांस ट्रैक लिखना है, आपको उस माहौल में वो गाना लिखना है, तो उस तरह का लिखना पड़ेगा। मगर अगर आप उसको वल्गर कहते हैं, मेरी नज़र में तो वल्गर नहीं है भाई। जब आप एक रेड लाइट एरिया में एक तवायब कोई गाना गाएगी, तो उसका जो किरदार है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। समीर जी, इसमें एक फ़र्क है, सरकायली और खटिया सुनने में शायद अलग लगे, लेकिन देखने में जो था वो वल्गर लगा। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं सर, वही मैंने बोला कि मुझे हर जगह। लेकिन बिल आपके नाम पे फटता है। नहीं, वो बिल किसी के नाम पे भी फटे। देखिए, जब कोई भी देश में कोई भी हंगामा होता है तो बिल प्रधानमंत्री के नाम पे फटता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रधानमंत्री के वजह से होती है। ठीक है प्रदीप जी। समीर जी, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गीतकार हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बिल्कुल अलग ढंग से देखता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि ठीक है कि आपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन उससे अलग दो बातें मुझे बहुत आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। एक तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गीतकार संघर्ष करने आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं उनको कोई नहीं होता, वो सड़क फुटपाथ पे सोते हैं, इधर सोते हैं। लेकिन आपके पिता उसी शहर में हैं और आप वहाँ संघर्ष करने आ रहे हैं, तब भी आप 1 साल तक गलियों में भटकते रहे और उसी तरह रहते रहे। एक तो ये बात मुझे वो करती है। दूसरा ये है कि मैंने ये देखा कि जितने गीतकार हैं अधिकतर, और मेरे ख्याल से अधिकतर क्या सारे ही, उनके किसी के भी बच्चे गीतकार के रूप में आगे नहीं बढ़े। चाहे हम गुलजार साहब को लें, शकील बदायूं को लें, नीरज जी को लें, किसी को भी लें, आनंद बख्शी को लें, इतने सब जो भी कैफी आदमी को लें, जावेद अख्तर को लें, या तो किसी और लाइन में चले गए या वो फिर इस लाइन में नहीं आए। आप अकेले ऐसे गीतकार हैं जो गीतकार के बेटे होते हुए आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैंने जो स्ट्रगल किया उसकी क्रेडिट भी पिता को देता हूँ। जो मैं उनके रहते मैंने नाम कमाया, उसकी क्रेडिट भी उनको देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो संघर्ष नहीं करता ना सर, बिना अंधेरे के उजाले की कीमत होती नहीं। अंधेरा देखना बहुत ज़रूरी था मुझे। और एक बात पे मैं आप लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि जब कभी जीवन में कुछ बन जाना ना, तो एक चीज़ ज़रूर सोचना कभी कि तुम बने कैसे। तब मैच्योर जब बहुत हो जाओगे तो एक जवाब मिलेगा कि इस बनने की प्रक्रिया शुरू बहुत पहले हो गई थी, आपको पता ही नहीं था। मुझे एक सफल गीतकार बनाना था, इसीलिए मेरे जीवन को कहाँ एक छोटे से गांव में पैदा किया, खेतों में गन्ने का बोझ लेके गांव के खलिहान तक आने तक का काम, कुदाल चलाने से लेके फावड़ा चलाने तक का काम, पोखरे और नदी में नहाने तक का काम, वहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ। मैं लालटेन की रोशनी में मैंने पढ़ाई की। गांव में उस ज़माने में पटरी बोरका बोलते थे, उस पर लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर शहर पहुंचा बनारस। फिर बनारस को जिया मैंने, जब मैंने BHU से एमकॉम किया और उस शहर के पूरे माहौल को जिया मैंने। तो कहीं ना कहीं, और फिर मुझे वहाँ एक ज़माने में एक संगीतालय हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, गुप्ता संगीतालय, वहाँ पे जाके मैंने बैंजो बजाना सीख लिया। अच्छा। फिर मैंने एक वहाँ मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा पार्टी खोल दी, वहाँ एंकरिंग मैं करता था और कई किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में जाके हम लोग कार्यक्रम करते। तो और मेरे पिता ने कहा कि तुम ज़िंदगी में सब बनना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। अब मैं उस पिता के आदेश का पालन करते हुए मैं पढ़ाई की तरफ लगा हुआ था। इसीलिए मुझे उन्होंने लिटरेचर से हटा के कॉमर्स में डाला कि लिटरेचर में डालूंगा तो ये लिखना शुरू करेगा। कॉमर्स से मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, मैंने एमकॉम किया, मैंने बैंक में नौकरी की। मगर अब आता है तीसरा किरदार, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे बोल रहा है अंदर से कि तेरी मंजिल मकसूद ये नहीं है समीर, तू निकल यहाँ से। दूसरे दिन बैंक की नौकरी छोड़ के निकल गया।
उस ज़माने में 80s में बैंक की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा फैसला था भैया। बिल्कुल। मगर उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि ज़िंदगी में हमेशा दिल की सुनो। दिमाग से जिस दिन काम करना शुरू करोगे तुम फिर वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। और मैंने हमेशा दिल की सुनी, और शायद इसीलिए पहली हिट पिक्चर भी जो थी वो दिल ही मिल गई, और दिल के गाने भी बहुत मशहूर हुए। हाँ, बिल्कुल। तो वो मुझे बनाया गया, मैं बना नहीं, कोई तीसरी ताकत मुझे बना रही थी। पिता का तो सपना भी नहीं। देखते हैं आप प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, ये कैसे देखते हैं कि और गीतकार के बेटे आगे नहीं बढ़ सके, आप अकेले ऐसे हैं जो आगे आए? ये मैं कुछ बोल, ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिश नहीं की। शैलेंद्र जी का बेटा भी कोशिश किया, वर्मा मलिक का बेटा भी कोशिश किया, बट सर ये तो ईश्वर ही इसका जवाब दे सकता है क्यों नहीं बने, और मैं क्यों बना इसका जवाब मैंने आपको दे दिया।